स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सदा के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन 1 लाख लोगों को आज लेकर पदयात्रा करने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की हो रखी है तैयारी और कितने हजार लोग गांधी मैदान में बैठाए गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को कहां पर दिया है 89 लाख शिकायतें। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के उप मुख्यमंत्री को क्यों दिल्ली तलब किया गया है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मायावती की ओर से भी बिहार चुनाव को लेकर आखिरकार कर दिया गया है ऐलान। क्या बीएसपी लड़ेगी किसी के साथ मिलकर चुनाव या फिर अकेले मैदान में उतरना है, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा विधायक के सगे संबंधियों ने ही दे दिया योगी आदित्यनाथ को जमकर गाली दोस्तों। जिस मामले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई देने लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा दिन बचा नहीं है दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से आज पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज 1 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों। और ये यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 1 लाख इंडिया गठबंधन के समर्थकों के साथ में गांधी मैदान के गांधी प्रतिमा से पटना हाईकोर्ट के पास नेहरू पथ पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क तक प्रतिमा तक यात्रा गुजरने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि यात्रा गांधी मैदान से निकलेगी और उसके बाद एसपी वर्मा रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा होते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र होते हुए आगे बढ़ते हुए अंबेडकर जी के मूर्ति तक पहुंचने वाली है दोस्तों। यानी तकरीबन 1.25 घंटे की यह पदयात्रा होने वाली है दोस्तों। यानी बीच बीच में सभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 25 जिलों के 110 विधानसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी दोस्तों। और इस यात्रा ने 1300 किलोमीटर को कवर किया था। यानी यात्रा जबरदस्त तरीके से सफल रही है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे कैडर को एकजुट कर लिया है। जो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है दोस्तों, ज्यादातर वो सीटें कवर कर ली गई है। और अब तेजस्वी यादव निकलेंगे चुनावी कैंपेन करने के लिए और फिर होगा जोरदार तरीके से और बड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू करने से पहले आज जो होने जा रही है पदयात्रा दोस्तों, उसे लेकर कई सारी बड़ी अपडेट सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया है कि उन्होंने पटना के उसी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में 70,000 झंडे लाकर रख दिए हैं, जिस पर बीजेपी के लोगों ने अटैक करने की कोशिश की थी दोस्तों। और आज यहां से 70,000 झंडा लेकर लोग जब निकलेंगे दोस्तों, एक बार बीजेपी वालों को आकर देख लेना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वालों को आज थोड़ी ताकत आजमानी चाहिए, पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कितनी ताकतवर है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में इंडिया गठबंधन की पार्टी में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी की ओर से अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को यात्रा में जुड़ने के लिए बोला गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के भव्य समापन पर पटना के अंदर पदयात्रा होने जा रही है। सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में यहां पर पहुंचकर यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने बीते दिन दावा किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट हैं, जिसमें बीएलए उनके द्वारा 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की अनदेखी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। खेड़ा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की टीम ने चुनाव आयोग को अब तक 89 लाख अनियमितताओं की शिकायत दी है, यानी डिस्क्रिपेंसी की शिकायत दी है दोस्तों। और इसमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप और गंभीर है तब जब चुनाव आयोग के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। अब 89 लाख शिकायतों का आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि काफी गंभीर यह मामला है। क्या चुनाव आयोग के आयुक्त जो बोल रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है, क्या उसमें जमीन आसमान का अंतर है? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर एक और पटना में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पदयात्रा निकाल रही है दोस्तों। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पटना में जो मौजूद रहते हैं दोस्तों डिप्टी सीएम दोनों को बुलाया गया है दिल्ली। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिलीप जायसवाल को भी साथ में बुलाया गया है। जो प्रदेश के अध्यक्ष है दोस्तों सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। और एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मोहर लग सकती है, लेकिन अंतिम मोहर तब माना जाएगा जब चिराग पासवान की
पार्टी भी इस पर पूरी तरीके से एग्री हो जाए दोस्तों, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि वो 20 से नहीं मानेंगे, उनको 40 मिनिमम सीटें चाहिए और 40 सीटें अगर दी जाएगी तो भाजपा 80 सीटों पर मात्र चुनाव लड़ पाएगी दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड अपनी में से तो सीटें कम करके चिराग पासवान को नहीं देगी, तो यह पूरी तरीके से निश्चित है कि अभी तो और बवाल सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाला है दोस्तों। और इन नेताओं के द्वारा अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाना साफ संकेत है कि अमित शाह अब बिहार के चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को, टिकट बंटवारे को जैसे तैसे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। काफी मुश्किलों भरी बातें हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके के दावे हैं दोस्तों। सीटें तो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड सबकी ज्यादा है। इसी के साथ में चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। चुनाव की तैयारी के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी से जुट गई है दोस्तों। मायावती ने बीएसपी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है दोस्तों। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ पार्टी के हर स्तर पर तैयारी को लेकर चर्चा की गई और ऑफिशियल तौर पर मायावती जी ने खुद से इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी बिना किसी के साथ गठजोड़ किए हुए अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी दोस्तों। यानी अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी शक और सुबह नहीं होना चाहिए कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। और बहुजन समाज पार्टी कम से कम 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों। पिछली बार भी अच्छी खासी कई सीटों पर उनकी फाइट देखने को मिली थी, तो बीएसपी फिर से अकेले मैदान में है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुजन समाज के आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, यूट्यूब पर उन्हें चुपचाप करने की कोशिश की जा रही है, फर्जी मुकदमे तक ठोके जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुजन समाज की आवाज और कहानियां एकदम नदारत है, इसलिए वो अपना सच सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें हिंसा, धमकियां और मुकदमों का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम 90% की आवाज के साथ खड़े हैं, हम इसे खामोश नहीं होने देंगे। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के राहुल गांधी के पत्रकारों से बातचीत के बाद सामने आई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा काफी गंभीर है। ऐसे में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी की ओर से कहा गया कि बोफोर्स के समय में राजीव गांधी जी के लिए किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार के अपशब्दों का, भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर कुछ नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई हमले के बाद होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है दोस्तों मनीष तिवारी ने। यानी भाजपाइयों को उनके इतिहास का याद करवाया जा रहा, बताया जा रहा है कि वो जब आकर कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, तो सबसे पहले उनको अपने इतिहास को याद रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी हरकतें बीजेपी के लोगों ने की है दोस्तों, कि उनके पास बोलने का कोई मौका नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की किसी पार्टी को ज्ञान दे कि भाषा क्या होनी चाहिए, शब्दावली भी क्या होनी चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर पूर्व विधायक और स्वर्गीय केदार सिंह के नाम पर गरमाई राजनीति ने शनिवार को एक नया मोड़ ले लिया दोस्तों। यहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है गोरखपुर के पिपराइच से दोस्तों महेंद्र पाल सिंह, उनके छोटे भाई भोलेंद्र पाल सिंह ने फेसबुक पर एक आईडी से पोस्ट किया और मुख्यमंत्री उनके ओएसडी और ग्रामीण से बीजेपी के विधायक विपिन सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी दोस्तों। जाति विशेष को लेकर किया गया पोस्ट जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर प्रस्तुत किया गया, राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई दोस्तों। पोस्ट को तो आनन फानन में हटा दिया गया, लेकिन तब तक कई लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे और पुलिस ने अलग अलग 3 नए मामले इस पर दर्ज किए हैं दोस्तों। भोलेंद्र पाल सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी के विधायक ने घटनाक्रम से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई है दोस्तों। तो सवाल और ज्यादा गंभीर बनते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है दोस्तों, उसका यह जीता जागता उदाहरण है, जहां पर अपने ही पार्टी के नेता और उससे जुड़े हुए लोग उल्टी सीधी बातें पार्टी के लोगों को लेकर ही कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गुटबाजी है कहीं और किसी पार्टी की तुलना में दोस्तों, और ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने लालू यादव जी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है दोस्तों। अखिलेश यादव सारण में राहुल गांधी के साथ में सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव इनको घर पर लेकर आते हैं, जहां पर अखिलेश यादव लालू यादव जी से मुलाकात करते हैं दोस्तों, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि अनुभव भरा आशीर्वाद मिला। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में भाषा की सारी मर्यादाएं टूट गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर
अमर्यादित टिप्पणी की गई तो बीजेपी के लोग इस पर बौखला गए थे दोस्तों और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी के लोगों की ओर से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी गई, जवाब दिया गया दोस्तों। इसके बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों की मीडिया वाले इसको विवादित बता रहे हैं। आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चिट मिनिस्टर बताया गया दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार आजकल कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते दोस्तों, उनको जो चिट मिलता है उसमें से देखकर ही बोलते हैं और तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठाती है दोस्तों कहीं ना कहीं उस मुद्दे को चुराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसीलिए इनको चिट सीएम बोलकर संबोधित किया जा रहा है, चिट मिनिस्टर बोलकर संबोधित किया जा रहा है। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं दोस्तों? जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में बीते दिन रविवार को तीसरे दिन भी मराठा आरक्षण आंदोलन जारी रहा दोस्तों। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी मांग संवैधानिक रूप से वैध है। जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में मराठी समाज के लोगों के लिए आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनको कुणबी का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी मराठा समाज के लोगों को भी ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। यह डिमांड है दोस्तों जिसका विरोध ओबीसी समाज के लोग भी कर रहे हैं और सरकार भी उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद जरांगे ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं लाई है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार पहले मनोज जरांगे पाटिल को इस मामले पर बोल रही थी कि वो आंदोलन नहीं कर सकते, उनको मौका नहीं दिया जाएगा आंदोलन करने का। लेकिन जब भारी भीड़ मुंबई की ओर रवाना हुई दोस्तों तो प्रशासन की ओर से इजाजत देनी पड़ी। इसके बाद 3 दिन से लगातार अनशन जारी है दोस्तों और आज चौथा दिन है और अभी कार्यक्रम रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों और महाराष्ट्र के अंदर मराठी समाज के लोगों को अगर कुणबी सर्टिफिकेट मिलता है और ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज भी इसे लेकर कहीं ना कहीं बहुत नाराज हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए दो नाव पर भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है जहां पर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन ये बात तय है कि मराठा समाज के लोग बीजेपी से बोल रहे हैं कि हमने आपको जमकर वोट दिया, अब आप ये सुनिश्चित करिए कि आप हमारे वोट की लाज रखेंगे और आप हमको आरक्षण दिलवाइए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ इस प्रकार तो दिखाई दे नहीं रही दोस्तों की आरक्षण दिलवा दिया जाएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का हाल ही में वाराणसी के अंदर एक ऐसा बयान आया दोस्तों जिससे लग रहा है कि सब अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री के पोस्ट पर ही दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों राजभर ने एक बयान देते हुए सुर्खियां बटोरी है दोस्तों। सुहेलदेव भारतीय समाज के कार्यकर्ताओं के बीच में अक्सर ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा होती रहती है। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मुझे कहा था कि आप इतनी मेहनत करते हो, अगर आप हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में होते तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देता। लेकिन राजभर ने साफ कहा कि मैंने इंकार कर दिया और कहा कि हम अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और बीजेपी में शामिल होने का कोई हमारा इरादा नहीं है। हमारी पार्टी में आप जैसे मेहनती नेता नहीं है। यह बयान अमित शाह ने राजभर को लेकर दिया था, ऐसा दावा राजभर करते हैं दोस्तों। यानी उनके दावे से तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह काफी नाराज है अपने नेताओं से कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं कर रहे। अगर आप भी मानते हैं कि ओपी राजभर केवल अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, दिलासा देने के लिए बातें बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पोस्ट के उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा था दोस्तों। लेकिन अब उनके कार्यकर्ता पूछ रहे होंगे कि क्या मुख्यमंत्री आपको बनाया, नहीं बनाया, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं मामले को अलग तरीके से टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है दोस्तों। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को कहा कि जब तक मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह अनशन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करने के लिए शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले पहुंची थी दोस्तों। लेकिन इस दौरान उनको भीड़ में फंसा हुआ देखा गया। मौजूद भीड़ ने सुप्रिया सुले को घेर लिया दोस्तों। वहां पर मौजूद लोगों ने सुप्रिया सुले से मराठा आंदोलन के मुद्दे पर जवाब मांगा। बड़ी मुश्किल से सुप्रिया सुले वहां से भीड़ से बाहर निकल पाई दोस्तों। हालांकि जवाब मांगने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि सुप्रिया सुले विपक्ष में है दोस्तों और कई सालों से विपक्ष में है। चाहे केंद्र की बात हो या फिर राज्य की बात हो तो उनसे सवाल पूछना तो अपने आप में एक बेईमानी है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बिहार की सियासत में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर किए गए अभद्र टिप्पणी के बाद विवाद और ज्यादा गहराता दिखाई दे रहा है। पटना के अंदर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है दोस्तों। पोस्टर में संदेश दे देकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। एनडीए सरकार की योजना को उजागर करने वाले पोस्टर के साथ महागठबंधन पर
निशाना साधने वाला पोस्टर भी लगाया गया है दोस्तों, और पोस्टरों में संदेश दिया गया है कि एक तरफ एनडीए सरकार महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों एनडीए की सामाजिक तथाकथित सुरक्षा के कारण लोगों को कुछ फायदा मिल नहीं पा रहा और बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं पोस्टर लगाकर। लेकिन सबको पता है कि बिहार में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बिहार को कमजोर किया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को रेवंत रेड्डी सरकार ने विधान परिषद सदस्य के रूप में नामित किया है दोस्तों। अब इसी के बाद इस नॉमिनेशन पर उनका रिएक्शन सामने आया है दोस्तों। रविवार को अपने नॉमिनेशन के लिए उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं का आभार व्यक्त किया है दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और केसी वेणुगोपाल का आशीर्वाद प्राप्त होने को लेकर उन्होंने पार्टी की तारीफ की है दोस्तों। कुल मिलाकर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने ये फैसला लिया है। अब दोस्तों 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीआरएस के नेता मंगटी गोपनाथन के निधन के बाद जुबली हिल्स की सीट खाली हो गई है दोस्तों। इस सीट पर 2023 के चुनाव में बीआरएस के नेता ने 16,000 के अंतर से कांग्रेस पार्टी के नेता अजहरुद्दीन को शिकस्त दी थी दोस्तों। ऐसे में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने साफ कर दिया है कि पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई चयन नहीं किया है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाए जाने का मतलब कहीं ना कहीं पार्टी किसी नए चेहरे को यहां से मैदान में उतार सकती है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के लोग किस तरीके से दोहरा मापदंड रखते हैं दोस्तों, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। नरेंद्र मोदी अभी चाइना में मौजूद है। चाइना के राष्ट्रपति समेत सभी लोगों से बातचीत की जा रही है दोस्तों। और दूसरी ओर अब लोग अपने अपने तरीके से सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, बीजेपी को घेर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आमिर खान जब तुर्की गए थे तो पुरानी पिक्चर को देखकर उनको ट्रोल किया गया था। लेकिन अभी हकीकत यह है कि भारत और तुर्की के बीच में जो एयरलाइंस चलती है दोस्तों, टर्किश एयरलाइन कहते हैं, उसको चालू कर दिया गया है। दलजीत दोसांझ ने पहलगाम वाले मामले के बाद हानिया आमिर के साथ काम किया, तब उनको ट्रोल किया गया दोस्तों। और हकीकत क्या है, इंडिया क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में ट्रेड भी पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये दोहरे मापदंड क्यों है? जब कोई चाइना और पाकिस्तान की बात करता है दोस्तों तो भाजपा के लोग उसे पहले ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब उल्टा अब चाइना को अपना सर्वोसर्वा मानने लगे हैं। दो शब्द उनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले सामान पर भारत की बढ़ती निर्भरता ने देश के उद्योग कारखानों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे बेरोजगारी और तेजी से बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि आत्मनिर्भर स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के बीजेपी जुमलों का चिंताजनक सच है दोस्तों। और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर भी जोरदार तरीके से घेरा है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों, दूसरी ओर तेज प्रताप यादव अलग अपने प्रचार में जुटे पड़े हैं। एक सभा में उन्होंने उनका सामना तेजस्वी यादव के एक समर्थक से होने पर भड़कते हुए कहा कि फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? पुलिस पकड़कर ले जाएगी, ज्यादा नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक जनता की होनी चाहिए और इसीलिए हम जनता की सरकार के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव के सामने तेज प्रताप यादव एक चुनौती बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति में तेज प्रताप यादव को कोई कुछ खास भाव मिल नहीं रहा दोस्तों। लेकिन अगर इस तरीके से करते रहे तो एक आध सीटों पर 2-4-5 वोट जरूर काट सकते हैं। दो शब्द इनके बारे में जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। बीजेपी प्रयास कर रही है इनको साथ में लाने का। साथ साथ दोस्तों तुर्की ने चाइना और पाकिस्तान को जमकर सपोर्ट किया हुआ है दोस्तों। सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़े हुए थे, तब पाकिस्तान को पूरी मदद अगर कोई देश कर रहा था वो तुर्की कर रहा था, और वो डंके की चोट पर इस बात को बोलता भी है कि वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा था दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ की बैठक में जाते हैं दोस्तों, तो यहां पर मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बगल में यानी एक व्यक्ति को छोड़कर वहां पर मौजूद रहते हैं दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति। तो नरेंद्र मोदी हाथ मिलाकर आगे की ओर बढ़ते हुए कंधा थपथपाते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलने जा रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा कि भारत का दुश्मन तुर्की का राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था। नरेंद्र मोदी लगातार उसकी तरफ देख रहे थे। फिर जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़े और लपककर हाथ मिला लिया। याद रहे भारत पर हमला करने में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, बल्कि तुर्की का ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर फेंका गया था, जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर इस तरीके की डिप्लोमेसी के ऊपर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि ये कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है जो भारत की जनता को समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों। भाजपा वाले इसे सुनकर खुश हो रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या भारत को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए और बोलना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है और उस हिसाब से डील होना चाहिए? चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद क्रिकेटर यूसुफ पठान को भेजा है। दोस्तों, राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होने के लिए यूसुफ पठान बीते दिन पटना पहुंच चुके हैं और आज उनका कार्यक्रम होगा। कांग्रेस पार्टी ने उनका स्वागत किया है और भी इंडिया गठबंधन पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों, और नहीं जिन पार्टी के रह पाएंगे उनके प्रतिनिधि आएंगे। तो फिर एक जबरदस्त तरीके की तैयारी देखने को मिलेगी दोस्तों, और सभा देखने को मिलेगी। जो भी पदयात्रा से जुड़ी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का दोस्तों। जय हिंद सभी दोस्तों।